प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से बड़ा संदेश दे गए। 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी अपने भाषण में ये भी बता गए कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री ने इस साल 1.5 साल के अंदर रविदास मंदिर का लोकार्पण भी करने का भरोसा दिलाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की तो संत रविदास के दोहे ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न को अपना ध्येय वाक्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं गिनाकर ये भी बता दिया कि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के काम गिनाकर वो चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महापुरुषों की उपेक्षा की अनदेखी का आरोप लगाकर इसी मंच से दलितों के साथ आदिवासी, ओबीसी और विकास योजनाओं से सामान्य मतदाताओं को भी इसी मंच से साधने की कोशिश की। ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। पाताल पानी स्टेशन का नाम कंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। पीएम मोदी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मौके पर यही बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश में दीनहीन, दलित, वंचित समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए हैं जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी बड़े चुनावी फायदे की उम्मीद लगा रही है। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उसे दलितों के प्रभाव वाली 54 सीटों पर फायदा मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दिवा स्वप्न बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब बीजेपी जो भी जतन करे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। 2009 से शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में 3 बार घोषणाएं कर चुके हैं। दलित वर्ग को झांसा देते रहे। जब दलित वर्ग ने इनकार कर दिया कि हम शिवराज की कोई बात को विश्वास
पूर्वक नहीं मानेंगे, तब नरेंद्र मोदी साहब को बुलाना पड़ा और उज्जैन की जगह सागर का स्थान किया गया। शिवराज के चेहरे को जनता ने नकार दिया, इसलिए अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वर्ग सत्ता की दिशा तय करता है। प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों तो 35 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 54 सीटों पर दलित सीधा असर डालते हैं। बीजेपी ने पहले महापुरुषों के नाम करण और पैसा एक्ट जैसे कदमों से आदिवासियों और अब संत रविदास स्मारक और गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए दलित वोटों को साधने का दाव चल दिया है। देखना ये होगा उसका ये दाव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सागर से संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर। सागर से क्या संदेश दे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या गरीब कल्याण की योजनाएं बनेंगी बीजेपी का चुनावी सहारा? 2023 में किस ओर जाएंगे SC मतदाता? MP में मोदी इफेक्ट की क्या कार्ड ढूंढेगी कांग्रेस? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहेगी, डिबेट रहेगी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आए और सागर में जिस तरह से संत रविदास का मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, उसका उन्होंने भूमि पूजन किया और इसके जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो डबल इंजन की सरकार है वो दलित वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रही है। दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनका जिक्र भी PM नरेंद्र मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके साथ ही ये भी कहा कि जब अभी आए हैं और जब इसका लोकार्पण होगा, 1.5 साल के भीतर ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो हम लोकार्पण करने भी आएंगे। इसके साथ ही तमाम बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में तमाम तरह की बातें PM नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि अगर महापुरुषों का सम्मान किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि चुनावी समय है और इस चुनावी समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करता हूँ पंकज जी आपका। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस। संतोष जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे संतोष सिंह गौतम साहब के पास में आता हूं। गौतम साहब, जिस तरह से दलित की बात की जाए, आदिवासियों की हम बात करें, लंबे समय से फोकस अगर कांग्रेस का है तो भारतीय जनता पार्टी का भी है। अब 100 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरह से संत रविदास का मंदिर और उसका भूमि पूजन आज हुआ और ये भी कहा कि जो महापुरुष हुए हैं इस वर्ग से, चाहे आदिवासियों के हों चाहे दलित वर्ग के हों, सम्मान उसका भारतीय जनता पार्टी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच बदलती है और अपनी RSS की विचारधारा के विपरीत वो जातीय समरसता की बात करती है तो मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन RSS की विचारधारा ये रही नहीं है। RSS की विचारधारा हमेशा से दलितों के खिलाफ रही है, आदिवासियों के खिलाफ रही है, मुस्लिमों के खिलाफ रही है, महिलाओं के खिलाफ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु गोलवलकर की किताबें यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ हो जाएगा। गुरु गोलवलकर ने 1960 के भाषण में
साफ साफ जातिगत व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बहुत ही घृणास्पद बात की थी जाति व्यवस्था के बारे में। उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने उत्तर से ले आकर नंबूदिरी ब्राह्मणों को दक्षिण में बसा दिया और फिर यह विधान बना दिया कि वहां से उत्पन्न किसी भी जाति की पहली संतान नंबूदिरी ब्राह्मण से उत्पन्न होगी। तो मैं समझता हूं इससे अधिक घृणास्पद विचार जाति व्यवस्था को बनाए रखने के और कुछ नहीं हो सकते। जो मनुस्मृति का खुलेआम समर्थन करते रहे हैं, जो संविधान को मानने से इनकार करते रहे, जिन्होंने तिरंगे से लेकर चरखे से लेकर राष्ट्रपिता तक सबको मानने से इनकार कर दिया, अगर उनकी जाति के बारे में सोच में परिवर्तन आ रहा है तो मैं कहता हूं ये स्वागत योग्य कदम है, होना चाहिए। क्योंकि अभी तक 20 वर्षों में तो इनको दलितों की याद नहीं आई। दलितों की क्या हालत थी, दलित अत्याचार में, आदिवासी अत्याचार में, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 बना रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्टें कह रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर गुरु रविदास की, जिन्होंने रैदास के नाम से जानते हैं, अगर भगवान तुल्य हमारे रैदास जी के अगर मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि स्वागत योग्य कदम है। और इसके साथ ही केवल मंदिर नहीं बनना चाहिए, आरएसएस से निकली इनकी विचारधारा में भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जो आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करने वाली पार्टी है, जो दलितों के चेहरों पर मल पोतने वाले लोगों की पार्टी है, ऐसी पार्टी के अगर विचारधारा में परिवर्तन आता है, मैं स्वागत करता हूं। गुरु रैदास ने कहा था कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात पूछा। चलिए पंकज चतुर्वेदी साहब, आज चलिए आता हूं, संतोष जी आता हूं, 1 बाय 1 चलेगा तो मुझे लगता है कि बेहतर है, सबकी बात आती जाएगी। मैं सीधे पंकज चतुर्वेदी जी के पास में आता हूं। पंकज चतुर्वेदी साहब, आज जिस तरह से चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हों या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गरीब कल्याण को लेकर एक लंबी फेहरिस्त उनके भाषण में थी, उनके संबोधन में थी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बीजेपी का चुनावी सहारा बनेंगी? देखिए राजेश जी, बीजेपी का चुनावी सहारा का विषय नहीं है। विषय भारतीय जनता पार्टी की उस सोच का है जो इस ओर इशारा करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और उसी भाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कार्य कर रही है। और यही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, इसी को कहते हैं अंत्योदय एकात्म मानववाद। और मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के लोग झूठ और इतनी निर्लजता से झूठ बोलते हैं। इन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह जी पर गुरु गोलवलकर के विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अभी, जिसका उल्लेख यहाँ पर कांग्रेस बैठकर कर रही है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान का कांग्रेस का एक विधायक एक दलित युवक को अपने जूते चटवाता है। राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री, जिसको बाद में हटा देता है, कहता है कि राजस्थान दलित अत्याचार में शीर्ष पर है और एनसीआरबी आंकड़ों तो ठीक होता है, सिद्ध होता है। कल ही कमलेश्वर पटेल कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने सीधी में एक जनजातीय युवक को बेरहमी से पीटा है। इतनी कांग्रेस की दादागिरी। बरसों बरस उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हटाएंगे और न गरीबी हटा नहीं पाए, गरीब को हटाने की कोशिश करी। आज यदि देश में, दुनिया में, भारत एक ऐसा राज्य, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो संत रविदास कहते थे कि कोई भूखा ना रहे, कठौती में गंगा की बात करते थे। संत रविदास जी के संत कबीरदास जी के समकालीन थे गुरु रविदास जी। तो ऐसे व्यक्ति के भाव को यदि पूरा करें, हमने स्मारक मंदिर बनाया तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति। अरे यदि हम भारत के, हम नारा क्या दिया है, सबके संत रविदास, ये किसी जाति पाति बांधने की बात है? जिस पार्टी ने देश में दलित राष्ट्रपति दिया हो, इसके पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, पहली जनजातीय वर्ग की राष्ट्रपति, वो भी महिला राष्ट्रपति, जिसका इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने मतदान में विरोध किया। और जब 19 जनजातीय विधायकों ने राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान किया तो इनके नेताओं ने उन विधायकों को, जनजातीय विधायकों को, अपने विधायकों को, आस्तीन का सांप का, इनको लाज आना चाहिए राजेश जी। आज इन कांग्रेसी शर्म से डूब मर रहे होंगे कि 75 साल की राजनीति के बाद सिर्फ फिरोज भाई के कुनबे की चापलूसी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, कोई विकास। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत का निर्यात, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। चलिए पंकज जी आता हूं, भारत के वैल्यू जी, सारी चीजें, चलिए आता हूं, कहां का तरक्की, सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास में, सेकंड राउंड में आऊंगा। रमेश शर्मा साहब है हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, सीधा सा सवाल कि मिशन 23 की राह है और 24 की भी तैयारी है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी एक यहां से एजेंडा सेट कर गए? क्योंकि ये सभी जानते हैं, चाहे कांग्रेस भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर इस वर्ग को, आदिवासी और दलित वर्ग को साध लिया तो वैतरणी पार हो जाएगी। और कुछ कसक जो भारतीय जनता पार्टी में 2018 में रही, क्योंकि
जिस तरह से लगातार 13 तक इनका साथ मिलता रहा, 18 में नहीं मिला, तो फिर उस जादुई आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एजेंडा सेट कर गए। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर राजेश जी, हमको एक बात समझ लेनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो कार्यक्रम आज सागर का हुआ है, इसका लाभ, राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में इस कार्य को राजनीति सीमाओं से हमें ऊपर उठ करके इसको देखना चाहिए। ये जो अंग्रेज षड्यंत्र कर गए थे भारत में जाति व्यवस्था को सख्त लागू करके और आपस में झगड़ा कराने का, उनकी जो नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, उसके तहत करके चले गए। तो आप ये देखिए कि भारत के इतिहास में कभी भी जातिगत संघर्ष कहीं नहीं हुआ। कहीं अगर इंडिविजुअल अपराध होता है तो उसको जातिगत बना करके कुप्रचार करने का कोशिश हुआ। जैसे कभी रोमन और कैथोलिकों के बीच में बंदूक गोलियां चली हैं, लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए हैं। अमेरिका में इंडिजीनियस और रोमन लोगों के बीच में हुआ है। पाकिस्तान में अहमदिया और सुन्नियों के बीच में आए दिन गोलियां चलती रहती हैं। ऐसे भारत में कभी नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक लागू किया। अब ये चूंकि, अब मैं आता हूँ रविदास जी का जो मंदिर बन रहा है, रविदास जी अगर आप देखेंगे तो वो रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी शंकराचार्य जी की जो उपपीठ है बनारस के, उस उपपीठ के संत हैं, और उन्होंने रामानंद संप्रदाय का शुरुआत की है। और कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत में जाति व्यवस्था अगर पुराने समय होती तो रामानंद जी रविदास जी को शिष्य कभी नहीं बनाते। इसके अलावा मीराबाई जो कि छत्राणी है, एक राजा की लड़की है, एक राजा की पुत्री है, वो और झाला रानी दो उनकी शिष्य बनी है। तो कुल मिलाकर के भारत में ये जो सामाजिक समरसता का वातावरण रहा था, इस मंदिर के निर्माण से वो सामाजिक समरसता का, सौहार्द का बात होगा। चुनाव तो आते हैं और चले जाते हैं, आज कोई पार्टी जीतती है, कल को दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन इस मंदिर का जो संदेश है, आप अगर रविदास जी के दोहे देखेंगे तो रविदास जी के दोहे न केवल जात पात से ऊपर उठ के भी है, बल्कि पराधीनता के लिए एकजुट होने का और खुद को आत्मनिर्भर और अपने स्वत्व को पहचानने का, ये भी उनके दोहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, स्वागत होना चाहिए। और चूंकि रमेश जी, जब चुनाव के वक्त में चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सीधे चुनाव से वो चीजें जुड़ती है। मैं सीधे संतोष सिंह गौतम जी के पास में आता हूं। संतोष सिंह गौतम जी, अगर आदिवासियों की हम बात करें तो कुछ साल पहले का जिक्र कर लेते हैं कि जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां पर आसीन किया जाता है, कई आदिवासी महापुरुषों के नाम भाजपा सरकार द्वारा रखे जाते हैं, और अब संत रविदास का मंदिर, आपको नहीं लगता ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए एक चैलेंज के तौर पर हैं? हालांकि आपने कहा कि जिस तरह की जो घटनाएं दलित या आदिवासी वर्ग पर हुई हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि आपकी भी जहां सरकार है या आपके शासन में इस तरह की चीजें हुई है, हालांकि वो किसी का भी शासन रहे, लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है, तो वो आप पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह की जो चीजें हैं, ये कांग्रेस के लिए चैलेंज नहीं है। देखिए राजेश जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आदरणीय पंकज भाई ने जो कहा उसमें और मेरी बात में बहुत बेसिक डिफरेंस है। जो उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया वो इंडिविजुअल घटनाएं हैं, मेरा प्रश्न विचारधारा पर है। जो विचारधारा मनुस्मृति पर आधारित हो, जो आरएसएस की सोच है, मैंने उस पर प्रश्न उठाया है। अगर कहीं घटना होती है तो उस पर कानून अपने संज्ञान लेगा, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में, मैं कहता हूं घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन जिस सोच से भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो आरएसएस की वो सोच है जो गुरु गोलवलकर की किताबों से निकली है, बंच ऑफ थॉट से निकली है। मेरा ये कहना है राजेश जी, मेरा मूलभूत विचारधारा पर प्रश्न है, तो इसलिए किसी इंडिविजुअल घटना को विचारधारा से जोड़कर नहीं देख सकते। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं, और जो विचारधारा सदा से दलितों को दबाती आई है, जो कि संविधान को मानने को तैयार नहीं थी, जो सोचती थी कि मनुस्मृति हमारा लेकिन संतोष जी, ये कैसे हो गया? अगर कोई घटना होती है तो आप इसको विचारधारा से जोड़ देते हैं, उसको इंडिविजुअल से जोड़ देते हैं, ये कैसा डिफरेंस है इसमें? अरे राजेश जी, मेरी बात तो सुनिए, आप बेसिक डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति की बात का गुरु गोलवलकर ने समर्थन किया या नहीं, अगर नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, स्पष्ट बात है। हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी गांधी जी ने क्या समर्थन किया इस बात का? अभी आदरणीय रमेश जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज आए, उसके बाद जाति प्रथा को विस्तार मिला या जाति प्रथा को उन्होंने बढ़ावा दिया। अरे भाई, द्वापर युग में एकलव्य का अंगूठा केवल इसीलिए मांग लिया गया था
कि वो तथाकथित निम्न जाति का था, गुरु द्रोणाचार्य ने मांगा था, क्योंकि अर्जुन की जो योग्यता है उस पर संदेह नहीं किया जा सके। एकलव्य कहीं अधिक योग्य होने के बावजूद उसे अपना अंगूठा देना पड़ा। क्या वो जातिवाद की प्रथम निशानी नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर द्वापर से ये प्रथा चली आई है तो आज कलयुग में ये प्रथा जोरों पर है और उसको जोर देने का काम वो लोग कर रहे हैं। चलिए पंकज जी, विचारधारा पर सवाल है और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना राजेश जी कि कांग्रेस उस शुतुरमुर्ग के समान है कि उसने मुंडी नीचे कर ली है। रमेश जी ने उदाहरण दिया कि संत रविदास आप गांधीवाद के विचारक थे, लेकिन अवसरवाद संतोष जी बेहतर तरीके से चर्चा चल रही है, डिबेट बेहतर तरीके से चल रही है। संतोष जी बेहतर तरीके से चर्चा चल रही है। पंकज जी की बात आ जाए, फिर मैं दोबारा आपके पास में आ जाऊंगा। पंकज जी बोलिए। जी तर्कों से उत्तर दे रहा हूँ, बौखलाओ मत। बोलिए पंकज। रमेश जी ने क्या कहा कि मुगल काल के संत रविदास जी रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी शंकराचार्य जी के शिष्य थे, तो उस समय भी जातिवाद नहीं था। ये उन्होंने उत्तर दिया। रमेश जी ने ये कहा, इन्होंने कहा रमेश जी गलत है, सब गलत है इनके हिसाब से। अरे इनको ये बुद्धिमान लोगों को समझना। अरे सुन तो लो यार, जवाब आता हूँ। संतोष जी जवाब लेने जरूर आपके पास में आऊंगा। पंकज जी की बात पूरी हुई, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। जी नहीं, चलिए मैं आऊंगा। संतोष जी बहुत विद्वान हमारे प्रवक्ता हैं। पहले पंकज जी की बात आ जाए, फिर मैं आपके पास में आता हूँ। दूसरा सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि गुरु गोलवलकर के नाम पर, संघ के नाम पर असत्य पेश करना कांग्रेस की प्रवृत्ति, हम उसका बुरा नहीं मानते, आदत है इनकी। बरसों से आलोचना कर रहे हैं, 100 साल हो गए हमको। अरे फिर बीच में, अरे राजेश जी या तो चुप करा दो, इनको भी नहीं बोलने दूंगा। चलिए संतोष जी, मेरी बात ही नहीं पूरी हो रही। चलिए पंकज जी बोलिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि संघ की, गुरु जी की, डॉक्टर हेडगेवार की आलोचना करना कांग्रेस की प्रवृत्ति। 100 साल हो गए इनको आलोचना करते करते। हम 100 साल से राष्ट्रवाद का, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इनको हम गर्व से कहते हैं कि हम संघ की विचारधारा से प्रेरित, पुष्पित और पल्लवित हैं। और उसी विचारधारा ने देश में पहली महिला जनजाति वर्ग की राष्ट्रपति दी है। उसी विचारधारा ने रामनाथ कोविंद जैसे दलित राष्ट्रपति दिए। उसी विचारधारा ने 65 के प्रावधान दिए। उसी विचारधारा ने मुद्रा योजना दी है। उसी विचारधारा ने 8,000 करोड़ रुपए दिए स्टार्टअप इंडिया के लिए, SC के लोगों के लिए। उसी विचारधारा ने देश में संत रविदास जी का पहला मंदिर बनवाया। वही विचारधारा जो है संविधान सम्मत कार्य करती है। वही विचारधारा जनजाति वर्ग के कल्याण के काम करती है। वही विचारधारा दलितों के उन्नयन का काम, उत्थान का काम करती है। वही विचारधारा नारा देती है सबके संत रविदास। जिस विचारधारा को क्या समझो कांग्रेस के लोग, RSS, ये इटली की मानसिकता के लोग, ये बौखलाहट है, से जन्मे लोग। ये बौखलाहट है। अरे उत्तर दे रहा हूँ, ये बौखलाहट है, तुष्टिकरण करने वाले लोग, बांटने वाले लोग एका देख ही नहीं सकते। अभी चलिए दोनों मेहमानों को आमने सामने कह देता हूँ, क्योंकि लगातार दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है। ये बांटने वाले लोग हैं। मेरी बात तो पहले आएगी ना, आमने सामने का क्या चलिए बोलेंगे तो बोलिए। मैं चुप हो गया था जब उनको मौका दिया। नहीं सकती या अंग्रेजों के संस्कार अपना भाषण पूरा कीजिए। इनमें एकता कैसे संभव है? ये कभी भी जन कल्याण नहीं देख सकते। पहले अपना भाषण पूरा कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मेरे बीच में मत बोलिएगा। राज करोगा है। संतोष जी दे दीजिए जवाब। इसीलिए सब नहीं जवाब क्या दे दूं? ये बीच में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा था तो इनको आपत्ति थी। रविदास इनको राज नहीं आएंगे, इनको आपत्ति थी, इनको राज मैंने तो नहीं अपनी आएगा। बात वहीं से शुरू की थी जब अभी ये कह रहे हैं कि रामानंद जी के शिष्य थे गुरु रैदास। सुन लीजिए पूरी बात मेरी। इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु रामानंद जी के शिष्य थे गुरु रैदास, उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने तो अपनी बात ही उनको ऐसे शुरू की थी जो गुरु रैदास ने बोला था। उन्होंने कहा कि जन्म जात मत पूछिए, क्या जात और उपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को नैतिक अधिकार नहीं संघ की बात करने का। इनको अधिकार नहीं है संघ की बात करने का। ये विरोध कर रहे हैं। इसका मुझे जवाब दे दीजिए। अगर किताबों का अध्ययन किया हो, कुछ बातें पढ़ी हो, संत रविदास मंदिर का विरोध कर रहे हो। अब क्या बताऊं मैं? स्मृति का विरोध कर रहे हो। गांधीवाद से तिलांजलि दे दी, ये क्या बात करेंगे? ये कह रहे हैं कि संघ की विचारधारा ऐसी थी वैसी थी। इनकी सरकार ने क्या किया? चलिए चूंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, रमेश शर्मा जी के पास में आए। तो रमेश शर्मा साहब, विचारधारा की बहुत बात हो रही है, क्या वाकई विचारधारा रही है उस पर जो दल है वो अडिग है या चल रहे हैं उस पर? देखिए, निश्चित रूप से विचारधारा पर दल अडिग है और उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हालांकि मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे संघ में जैसे आप सक्सेना लिखते हैं, मैं शर्मा लिखता हूं, गौतम जी लिखते हैं, चतुर्वेदी जी लिखते हैं। संघ में ये सरनेम नहीं लिए जाते, आधा नाम ही लिया जाता ताकि जाति का कोई प्रसंग ना हो।
अंबेडकर जी 1936 में संघ के वर्ग में गए हैं, उनका लेख है, उन्होंने संघ की प्रशंसा की है। वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे विठल भाई पटेल, वो संघ के वर्ग में गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं पुरुषोत्तम दास जी टंडन, वो संघ के कार्यक्रम में गए हैं, तो सबने उसकी प्रशंसा की है। संघ वाले जाति के आधार पर काम नहीं करते, वो राष्ट्र के आधार पर काम करते हैं। उनका वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, कितने उन्होंने शिविर लगाए हैं वनवासी क्षेत्रों में, तो वो उनकी बात अलग है। अब एक बात आता हूं मनुस्मृति की बात। मनुस्मृति में जब हम गुलामी के काल में थे, बहुत सारे श्लोक जोड़े गए हैं। इस पर आर्य समाज ने रिसर्च किया है और ये रिसर्च 1958 में सामने आया है। उन्होंने वो श्लोक बिल्कुल अलग किए हैं जो उसमें जोड़े गए हैं। जो मनुस्मृति ये कहती है कि ज्ञान जिससे ले रहे हैं उसे गुरु समान आदर दीजिए, जो पूज्य आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो अद्वैत ब्रह्म का जानकार है और वो अगर चांडाल भी है तो उसको गुरु समान आदर दीजिए, जो नर्तकी को विवेकानंद जी मां कहते हैं और उसको गुरु समान आदर देते हैं, भला बताइए। भारत में वर्ण व्यवस्था रही है, भारत में जो जाति व्यवस्था 7 जातियों का वर्णन जो पुराणों में आता है, उसमें मनुष्य है, उसमें किन्नर है, उसमें गंधर्व है, उसमें यक्ष है, उसमें दैत्य है, उसमें दानव है, वो 7 जातियां हैं। ये जो 7 जो इस समय जाति व्यवस्था है, ये भारत की व्यवस्था नहीं है, भारतीयों पर थोपी गई है। और एक और उदाहरण राजेश जी जरूर देना चाहूंगा मैं। जी। भारत की ऋषि परंपरा में देखेंगे, जाबाली ऋषि जो ऋग्वेद के ऋषि हैं, उनके तो पिता के पता नहीं है। गणिका थी उनकी माँ जवाला, जो जबलपुर के आसपास रहती थी। आप व्यास जी को देख लीजिए, जो व्यासपीठ बनती है, कथाएं होती हैं, उनकी माँ तो मछुआरे उनकी माँ रही है। तो कुल मिलाकर के भारत में नहीं है। दूसरी जो पुराण कथाएं हैं, अलग अलग संदर्भ मिलते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वैसी घटना घटी हो। एकलव्य की 2 पुराणों में 2 अलग कथाएं हैं। एक में है कि परीक्षा ली गई है, अंगूठा नहीं लिया गया था। एक में है कि अंगूठा ले लिया गया तो था। विचारधारा की भी लड़ाई है और अपनी अपनी तैयारी है, स्ट्रेटजी है। और जिस तरह से सागर से जो संदेश देकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चूंकि जाहिर सी बात है 23 और 24 में जो जंग है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें चुनावी सियासत में सामने है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, एक संदेश देकर जिस तरह से गए हैं कि सिर्फ 23 नहीं 24 की तरफ भी आगे बढ़ना है। और दोनों ही दलों का जिस तरह से फोकस, चाहे वो आदिवासी वर्ग पर हो या फिर दलित वर्ग पर हो, और उसी को साधने के लिए तमाम सारी कवायद। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से संत रविदास का एक भव्य मंदिर का निर्माण सागर में होने जा रहा है, 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनेगा, आस्था का केंद्र होगा, आध्यात्म का केंद्र होगा, न केवल मंदिर होगा बल्कि स्मारक भी होगा। और लेकिन सियासत और राजनीति अपनी जगह है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।